आपके आग्रह और अनुरोध के आगे मैं नतमस्तक हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार अभी हम कुछ समय तक फेसबुक जारी रखूंगा। यद्यपि हमारी जीभ अभी तक पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुई है। अभी 10% उसमें घाव भरना बाकी है। बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। फिर भी मैं आपके लिए अपना अगला लेक्चर L92 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें हम आज आसाम मैदान या ब्रह्मपुत्र मैदान पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुत्र मैदान को आसाम मैदान में भी कहते हैं और ये वास्तव में भारत के विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ज्ञातव्य है कि टर्शियरी काल में जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, उसी समय जहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, वहां पर एक विशाल खड्ड बन गया था, जिसको सैग कहते हैं। SAG। A very extensive sag was formed. When the depression is formed between two hill ranges, it is called a sag. ये दो कौन सी हैं मुख्य रूप से? एक तो उत्तर में शिवालिक श्रेणियां और दक्षिण में मेघालय पठार का भाग। तो एक विशाल खड्ड का निर्माण हो गया और ये ब्रह्मपुत्र नदी की जब उत्पत्ति हुई तो तिब्बत के पठार से, तो सांगपू कहते हैं उसको, और ये सांगपू नदी जब भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे सियांग नदी कहते हैं। सियांग, SIANG, सियांग रिवर। ब्रह्मपुत्र पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हुई जब आसाम की सीमा के अंदर प्रविष्ट होती है तो उसे कहते हैं दिहांग नदी। और आगे चलने पर ब्रह्मपुत्र नदी जब देबांग नदी से मिलती है तो वो फिर उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि भारत की किस नदी को मेल नदी कहते हैं, पुरुष नदी कहते हैं। तो भारत में ब्रह्मपुत्र ही एक ऐसी नदी है जिसको पुरुष संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र थे जो एक बहुत बड़े जलाशय के रूप में थे। भारत भूमि की सेवा के लिए ब्रह्मा ने अपने उस तालाब रूपी जलाशय रूपी पुत्र को आदेश दिया कि तुम सरिता बनकर जाओ और भारत भूमि में लोगों में खुशहाली लाओ। उस समय भारत नाम नहीं था। तो इसी के अनुसार इसको पुरुष नदी कहते हैं। आप लोगों में ने बहुतों नदियों के नाम दे डाले जो पुरुष नाम से हैं, जैसे अजय रिवर, रूपनारायण नदी जो कि
एक तरह से वो एस्चुराइन रिवर है बंगाल डेल्टा में। और भी कई नाम आपने सुझाया था इस तरह से, जैसे सोन। अरे भाई, तो ब्यास नदी भी तो है पंजाब की, वेद व्यास के नाम पर। लेकिन इन किसी को जो है वो संजय रिवर भी है। तो देखिए, कई नाम तो ऐसे होते हैं जो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए हो, जैसे कमला देवी भी होती है, कमला सिंह भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं। तो ये नाम नहीं है, ये पौराणिक कथा के आधार पर इसको निर्धारित किया गया। खैर, ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम में लोहित नदी भी कहते हैं। लोहित माने क्या होता है? लाल, लोहा से बना है लोहित। यानी इसमें कुछ चट्टानों के खनिज पदार्थ, आयरन कंटेंट मिल जाने के कारण कहीं कहीं पर इसका रंग लाल हो जाता। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा हो जाती है, और फिर वो गंगा से मिल करके एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में, जिसका 3/5 भाग तो बांग्लादेश में है और भारत में केवल 1/5 भाग है। तो ये जो विशाल खड्ड सैग बना आसाम मैदान की जगह पर, उसमें ये ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों ने अपने साथ अपरदन से प्राप्त मलबा, सेडिमेंट्स लाकर जमा करना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे ये विशाल खड्ड जो है जलोढ़, कांप या अलूवियम से भर गया, और ये वर्तमान रूप में ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में है। ब्रह्मपुत्र मैदान एक तरह से सपाट, चौरस, फ्लैट प्लेन है, और ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्तरी किनारे की नदियां हैं और दक्षिणी किनारे की नदियां हैं, उनमें बड़ा अंतर है। अब आप में से बहुतों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दें कि नदी का राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैसे निश्चित करते हैं। तो जिधर से नदी आ रही है उधर पीठ करिए, और जिधर की तरफ नदी का प्रवाह हो रहा है उधर मुंह करिए, तो दाहिने हाथ की तरफ आपका राइट बैंक होगा और बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट बैंक होगा। इसी तरह नदियों के प्रवाह के संबंध में 2 टर्म्स का उपयोग करते हैं। अप स्ट्रीम फ्लो ऑफ रिवर, उत्प्रवाह, उत जलधारा, अप चैनल, अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम। उसी तरह पीट करके खड़े रहिए, जिधर से जल आ रहा है, नदी जिस दिशा से आ रही है, आपके पीछे वाला भाग अप स्ट्रीम होगा और आपके आगे मुंह के तरफ वाला भाग जो होगा वो डाउन स्ट्रीम होगा। लेकिन ये मत सोचिए कि नदी का डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हर जगह पर स्थिर होता है। भाई, इलाहाबाद में अगर है गंगा नदी का आपको तय करना है तो संगम के पीछे नदी के जिधर से आ रही गंगा, उसको वो जो है वो पीठ करिए तो वो अप स्ट्रीम हुआ, और आगे की तरफ जहां देख रहे हैं आप वो डाउन स्ट्रीम हुआ जो बनारस की तरफ जा रही है। लेकिन कलकत्ता में यही गंगा इलाहाबाद के लिए डाउन स्ट्रीम होगी और कलकत्ता के ऊपरी भाग में अप स्ट्रीम होगी।
तो ये जो नदियां सहायक जो है ब्रह्मपुत्र की शिवालिक श्रेणियों से निकल के आती हैं, तो वहां पर जब देखिए अचानक ढाल भंग होता है, जियोमॉर्फोलॉजी में हम कहते हैं ब्रेक इन स्लोप। ब्रेक इन स्लोप का मतलब अचानक जलधारा के मार्ग में ढाल का कम हो जाना, सडन चेंज इन चैनल ग्रेडियंट, ड्रॉप इन चैनल ग्रेडियंट। तो ये सहायक नदियां जब शिवालिक श्रेणियों से अपरदन करके बड़े बड़े कोर्स मटेरियल, बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, कोबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, कोर्स सैंड्स हैं, उनको लाती हैं, अचानक पदस्थली पर, फुट हिल पर उन्हें छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि अब ढाल कम हो गया है चैनल का, तो प्रवाह वेग भी कम हो गया है, फ्लो वेलोसिटी भी घट गई है। तो जब फ्लो वेलोसिटी भी घटती है तो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी घट जाती है, जिस कारण नदी बड़े बड़े पदार्थों का परिवहन नहीं कर सकती, तो फुटहिल पर, पदस्थली पर छोड़ देती है। और आप जानते हैं उससे क्या बनता है? अलुवियल फैन्स और अलुवियल कोन्स। तो आसाम मैदान के सुदूर उत्तरी भाग में शिवालिक श्रेणियों के पदस्थली पर श्रृंखलाबद्ध इस तरह से अलुवियल फैन होते। अब इन अलुवियल फैन से होकर जब सरिता आगे बढ़ती है तो कई भागों में बढ़ जाती है। नतीजा क्या होता है कि रिवर का फ्लो बहुत मंद पड़ जाता है। तब वहां पर क्या बन जाते हैं? पानी फैल जाता है ढाल कम होने के कारण, तो तराई बनती है, तराई रीजन कहते हैं, और स्वैम्प, मार्सी लैंड, दलदल बन जाते हैं। तो ये आसाम मैदान के उत्तरी हिस्से में इस तरह का दलदली क्षेत्र। फिर ये नदियां जब और आगे बढ़ती हैं तो चूंकि टिरेन का ग्रेडियंट बहुत कम है दक्षिण की तरफ, तो ये मियंडर बनाती हुई चलती हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे की नदियां हैं वो प्राय सीधे मार्ग से प्रवाहित होती हैं। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में एक और विशेष बात है कि गुवाहाटी से कुछ दूरी पर इसमें एक बहुत बड़ा आइलैंड है, मजूली नाम का, मजूली। और यह न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कैसे? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड तो अमेजन में है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड, विश्व का विशालतम आवासित द्वीप, नदी द्वीप, विश्व का विशालतम आवासित नदी द्वीप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड है ये मजूली। और 20वीं सदी के प्रारंभ में ये तो बहुत बड़ा था, तकरीबन इसका क्षेत्रफल 1252 स्क्वायर किलोमीटर था। लेकिन लगातार नदी के दोनों तरफ से अपरदन होते होते यह द्वीप छोटा होता गया और वर्तमान समय में इसका आकार घट करके करीब करीब 3 गुना इसका अपरदन हो गया है और ये 352 स्क्वायर किलोमीटर रह गया, 352 स्क्वायर किलोमीटर ये रह गया। एक और इस मजूली आइलैंड की बात है कि सन 2016 में ये ऐसा अकेला नदी द्वीप या द्वीप है जिसको एक जिला का दर्जा प्राप्त हुआ। इट इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। और एक दूसरा भी आइलैंड है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, उसको कहते हैं ब्रह्मान, उसको कहते हैं शिवानंद, शिवानंद या पीकॉक
द्वीप। ये भी आवासित है। हमने एक तस्वीर भी इसकी डाली है, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम ने उस पर ध्यान दिया। दिस इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड। ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी ये पिकॉक नाम तो इसका इसलिए पड़ा कि ब्रिटिश पीरियड में एक ब्रिटिश अधिकारी ने जब इसको देखा तो इसका मोर के पंख के समान इसका दिखाई पड़ रहा था आकार, तो इसको पिकॉक कह दिया। नहीं तो ये तो शिवानंद जो है इसका नाम भी है, और भी कई नाम से जाना जाता है। तो ये है आज का। देखिए, मैं बस धीरे धीरे जीव को बचा बचा के आपके सामने इतनी बात कह पाया हूँ, और अभी उम्मीद है कि 2-4-6 दिन में मेरी जीभ पूर्णतया घाव से भर जाएगी और स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन मैं आपको, आप में से कई लोगों ने कहा कि सर इसी बहाने आपको देख लेते हैं, तो चलो यार कोई बात नहीं है, चलते रहेंगे। वैसे हम पूर्णतया स्वस्थ हैं, हमारे स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज तो हो गई है और लंबाई थोड़ा आड़े आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। जी नमस्कार, शुभ रात्रि।